तकरीबन 40 दिन लंबी दौड़ धूप जिसमें नेता, उम्मीदवार, वोटर और कार्यकर्ता लगातार जद्दोजहद करते रहे, मगर आज वो सभी हो गए फ्री। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 43 और हम आपको चुनावी चालीसा अभी बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, क्योंकि पब्लिक डिमांड है कि इस प्रोग्राम को अभी सरकार बनने तक बंद नहीं कीजिए। तो आज की बात वोटिंग को लेकर और खास तौर पे वोटिंग के बाद क्या क्या बयान आए कुछ नेताओं के, जिससे ये पता लगता है कि पलड़ा कहां भारी है कहां हल्का। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो सबसे पहले शुरुआत आज की बम्पर वोटिंग से। जैसे कि लगातार पहले लग भी रहा था और हम कह भी रहे थे कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का रिकॉर्ड थर्ड फेज तोड़ेगा। उसके दो कारण थे। एक तो थर्ड फेज में जम्मू के तकरीबन जिले इन्वॉल्व थे और जम्मू में हमेशा से वोटिंग कश्मीर से ज्यादा होती है। दूसरा कारण यह था, थर्ड फेज में कुल 40 सीट्स पर वोटिंग थी, जबकि पहले और दूसरे फेज में 85 सीटों पर हुई। तो पवन जी, सीटें भी ज्यादा थी, इलाके एरिया भी ज्यादा थे और लगता भी था कि इस इलाके से वोटिंग ज्यादा होगी। क्या जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ? बिल्कुल, हमने पहले कहा था कि पहला फेज, सेकंड फेज, उसका रिकॉर्ड टूटेगा थर्ड फेज में, और वो टूट गया है। और इसमें विधानसभाओं ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। बिल्कुल, कि कभी कभी इन विधानसभाओं में इतने वोट नहीं पड़ते थे जी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। और जितना भी लोगों के अंदर अपना वो था ना कि 10 साल का क्यास था कि सरकार बनानी है, बंदों को जिताना है, लोगों ने जी भर के वोट डाले हैं। बटन वाली मशीनें जो हैं वो दो लगी हैं कई जगह पे, ये ज़्यादा वोट पोल हुए हैं और अच्छा रहा है। हमने आज पूरा दिन ट्रैवल भी किया, तमाम शहर के भी बाहर के भी, पर लोगों में उत्साह दिखा। शहर में कम, गांव में ज़्यादा। 1965 और 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद कभी भी छंब इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना इन चुनावों में हुआ, और उसका नाम भी खोड़ से इस बार छंब हुआ था। पहले वो खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी कहा करते थे, अब इस बार छंब के नाम से मशहूर हुई। और छंब ने 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज को पीछे पछाड़कर सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग की। तो ये बॉर्डर बेल्ट जो है इसने दिखा दिया कि डेमोक्रेसी में किस तरह फाइट होती है। क्या कहते हैं पवन जी? बिल्कुल, आप यहाँ पर भी और कश्मीर में भी जो बॉर्डर का है, हाँ, जो कश्मीर में भी जो बॉर्डर गुरेज, वहाँ भी रिकॉर्ड टूटा है। तो बेसिकली लोग काफ़ी परेशान थे और इसमें कोई शक नहीं है कि जब से नई सरकार केंद्र में आई है, बॉर्डर पे शांति है। छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती रहती, शेलिंग नहीं हुई, फायरिंग नहीं हुई, लोगों को घर बार नहीं छोड़ना पड़ा, पलायन नहीं हुआ, मवेशी उनके साथ रहे, बच्चे उनके साथ रहे, वो थोड़े लोगों को राहत थी। तो यही कारण था कि बॉर्डर के लोग भी खुश थे। हालांकि बॉर्डर के अपने मुद्दे हैं, मसले हैं, सरकार हो अच्छी तो उनको लगता है कि अगर चुनी हुई सरकार होगी तो उनकी बातें जो हैं वो सामने आएंगी। उनके अपने मुद्दे बिजली पानी के बॉर्डर पे बहुत होते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं बॉर्डर पे रहने वालों की। वो जो बॉर्डर पे रोक लेते हैं वही समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बार सहयोग किया है डेमोक्रेसी को लाने के लिए और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। पवन जी, जब तक हमारा ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा, टेलीकास्ट होगा, तब तक एग्जैक्ट फिगर आ चुकी होगी कि कितने % वोटिंग थर्ड फेज में हुई है। अभी तक जो हमारी जानकारी है 65 से ज़्यादा हुई है। दिन में ऐसा लग रहा था कि शायद जम्मू शहर भी श्रीनगर शहर की तरह ही कम वोटिंग कर रहा है, मगर शाम होते होते 6 बजते अच्छी खासी पोलिंग हो गई और करीबन 60 से ऊपर % जम्मू में शहर की भी रही। जम्मू वेस्ट सबसे कम रहा, करीबन 56-57% थे, मगर मुझे लगता है जो फाइनल आंकड़े आएंगे 60 को टच वो भी कर गया होगा या 60 से क्रॉस होगा। फिर भी पवन जी, जम्मू शहर ने कुछ थोड़ा सा निराश किया है, करीबन 8-10% पोलिंग कम हुई है। देखिए, लोकसभा चुनावों में जो परसेंटेज थी वो एक अलग मायना रखती है। विधानसभा चुनावों में एक उम्मीद होती है कि सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे। हो सकता है कि वोट पड़े हों लेकिन लोग ही ना हो तो वोट कौन डालेगा? ज़रूरी नहीं है कि हर घर के सभी वोटर घर पे हैं। कुछ बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, विदेशों में पिछले 10 साल में बहुत बच्चे चले गए हैं, उनके भी वोट नहीं पड़े होंगे। वो भी एक फैक्टर हो सकता है। और साथ में ये भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स को लेकर नाराज़गी हो या कुछ जगह पर वोटर लिस्टों को लेकर भी प्रॉब्लम हो। बहुत सी चीज़ें हैं, वो जांच का विषय हो जाता है, चर्चा का विषय हो जाता है। बट ये है कि जितनी उम्मीद थी कि भाजपा के जो गढ़ थे 3-4 विधानसभा जो थी, वो चाहे जम्मू ईस्ट थी, जम्मू वेस्ट थी, जम्मू नॉर्थ थी,
या फिर उसके बाद बाहू थी, या फिर गांधीनगर साउथ थी, उम्मीदों से कम मतदान हुआ है। एक और चीज़ बहुत अहम रही पवन जी, सबसे पहले तारीफ करनी होगी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे, आज तकरीबन लोगों को वोट डालने में दिक्कत नहीं आई। दूसरा, जो पोलिंग स्टेशन के बाहर पॉलिटिकल पार्टीज़ या कैंडिडेट्स के स्टॉल लगते हैं उनको भी 100 मीटर से दूर रखा गया था। कोई चाय पानी पिलाने की भी अरेंजमेंट उनको बोला था नहीं करेंगे, आपकी वोटर को लुभाने का प्रयास नहीं होगा। ये बहुत अच्छा था, सुरक्षा बहुत अच्छी थी। मगर शुरू में आज जो जम्मू ज़िले में एक दिक्कत आई मीडिया की कवरेज को लेकर, क्या लगता है, कोई कन्फ्यूज़न है या क्यों ऐसा ऑर्डर आया था? देखो, ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसी दिक्कतें मीडिया को आई है। लोकसभा चुनावों में भी ऐसा हुआ था। नहीं, डीडीसी जो इलेक्शन थी पंचायत की, उसमें भी नहीं आप बाहर से कवर करेंगे, आप प्रेमिसेस के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, जहाँ पे वोट डाल रहे हो वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन यार जिस ग्राउंड है, जो एक जगह है जहाँ पर लोग कतारों में हैं, वो तो शूट कर सकते हैं। वो तब भी दिक्कत आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है ये कुछ चीज़ें जानबूझ के भी की जाती हैं और फिर उसके बाद ठीक भी हो जाता है। 11 बजे के बाद अलो कर दिया गया। तो 7 बजे से लेकर 4 घंटे तक क्या कर रहे थे अंदर, जो अलाउ नहीं किया, वो एक अलग जांच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी हुई। एक सबसे अच्छी बात यह रही जो पहली बार इस चुनावों में देखने को मिला और जो इन चुनावों की एक नई चीज़ थी। धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर यूटी बना तो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी का अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, चंग था। लगातार वो कहते थे सिटीजनशिप राइट्स मिलें ताकि वो विधानसभा में भी वोट कर पाएं, लोकसभा में वो करते थे। गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज, ये 3 समाज के लोगों ने आज वोट किया, जो एक अच्छी चीज़ रही कि अब वो भी जम्मू कश्मीर की सरकार में बराबर के हिस्सेदार है। बिल्कुल, इसका सेहरा जो है वो केंद्र सरकार को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि आपने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनके राइट्स दिए, अब वो जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी के काबिल हैं। आपने गोरखा समाज को, आपने वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर का नागरिक मान लिया और उनकी पोलिंग करवाई। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके सपने जो इतने सालों से थे, वो लोकसभा के चुनावों में तो भाग लेते थे, लेकिन विधानसभा के चुनावों में वो अपना कैंडिडेट नहीं चुन पाते थे। उनकी जो समस्याएं थी वो एमपी के पास तो पहुँचती नहीं थी, अब वो एमएलए तक अप्रोच कर सकते हैं। कश्मीर में भी आज की पोलिंग अच्छी खासी रही, जैसे पवन जी ने बताया। कुपवाड़ा, गुरेज, बांडीपोरा, सोनावरी, काफ़ी जगह पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी पोलिंग हुई। मगर बड़ी बात ये रही, बारामूला में पोलिंग कम हुई। उसका कारण ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, एक रिकॉर्ड टूटा। 25 कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में थे जो स्क्रूटनी के बाद कंफर्म हुए थे। इतने बड़े कैंडिडेट में कहाँ कन्फ्यूजन भी हो सकती है। मगर बड़ी बात ये रही कि कुछ नेताओं के ऐसे बयान आए जिससे ये लगता था कि शायद वो कहीं ना कहीं डीमोरलाइज हैं। 3-4 दिनों से पवन जी इंजीनियर रशीद भी कुछ ठंडे नजर आए, कोई बयान नहीं आया। ऐसे लगा कि शायद जो उनका जादू आते आते लग रहा था वो डाउन हुआ। और सज्जाद लोन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज आया, दिस इलेक्शन इज ह्यूमिलेशन फॉर J&K। जो खुद इलेक्शन को कह रहे हैं कि इलेक्शन J&K के लिए अच्छी नहीं थी, इसका लगता है मतलब कि शायद पीपल कॉन्फ्रेंस या उनके खुद के लिए अच्छी साबित नहीं हो रही थी। तो शायद वो कोई, मुझे लगता है जादू उनका नहीं चल पाया। देखिए, कश्मीर के जो समीकरण थे वो इंजीनियर रशीद के लैंड होते ही बदलना शुरू हो गए थे। उसके बाद उसमें ट्विस्ट आया जब जमात इस्लामी का कैडर जो था वो इलेक्शन में खड़ा हो गया। अब दिक्कत ये थी कि सेंटिमेंट कश्मीर के 2-3 मुद्दों पे आप ग्रैब कर सकते हो, वो तो ऑलरेडी जो इंडिपेंडेंट और इंजीनियर रशीद कर रहे थे, आप लोग खुल के सामने नहीं आ रहे थे। अब ये जो बयान है कि ह्यूमिलेशन है इलेक्शन वाला, उससे ये दर्शाता है कि इनको वोट इस बार नमस्ते हुए हैं, कि इनको पता चल गया है कि हमारे कैंडिडेट को लोगों ने नकार दिया है। यही कारण है कि इस तरह के बयान अभी इस तरह के बयान। अच्छा, एक और बहुत चीज़ अब चलते चलते आपको बताएं, हालांकि आज बीजेपी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी, हुई भी नहीं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वोट डालने गए, उन्होंने बाइट भी दिया। सबसे पहले आज वोट कास्ट किया बीजेपी के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट सात शर्मा ने। हमारे चैनल पर आपने उनकी बाइट भी देखी। सबसे पहले सुबह 7 सवा 7 ही वो वोट डाल के आ गए। बाकी कैंडिडेट भी गए, मीडिया से बात की। कांग्रेस के लोग भी ऐसे ही करते रहे, मगर कांग्रेस के 2 चीज़ें आज बहुत अहम रही। कांग्रेस पूरे प्रचार में उतनी एक्टिव नहीं रही। आज कांग्रेस का एक शाम को बयान आया कि 6 बजे के बाद कांग्रेस के नेताओं की बाइट के लिए आप शहीदी चौक कांग्रेस दफ्तर जा सकते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस? आज 2 चीजें हैं ना, एक और भी है महात्मा गांधी के लिए। बिल्कुल, एक करा साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, उन मैसेज आया कांग्रेस के ग्रुप में कि उन्होंने एक शाम को स्पेशल बैठक ली है। सबको लगा कि शायद चुनावों को लेकर, मगर कल गांधी जयंती की तैयारियों को लेकर थी। देखिए, अब ये दो जो मसले हैं, आप बाइट के लिए बोल रहे हैं कि आप वहाँ पे आ जाइए। आप मतदान केंद्रों के बाद सारा मीडिया घूम रहा था, आप तो वहाँ गए नहीं, तो बाइट वहीं पे हो जाती। दफ्तर में आपके जाके कोई खास बात तो थी नहीं। शाम को सबको बाइंडिंग करनी है, अपने प्रोग्राम क्लोज करने हैं,
तो 6:30 बजे कौन जाएगा? ठीक है, जो जाएंगे वो करेंगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आपने इतनी बैठकें पहले की होती, जितनी गांधी जयंती की तैयारी में आप इतने उतावले हैं, चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन जो मैसेज डाल रहे हैं, अगर चुनावों को लेकर भी करा साहब आप जम्मू या कश्मीर के अंदर, खास करके तो जम्मू आए नहीं, वो तो आए नहीं, जम्मू संभाग में बकार सुलबानी ही कर लेते, इतनी बैठकें करते, थोड़ा कैंडिडेट को भी हौसला बढ़ता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कुछ भी प्लानिंग जो है उनकी नज़र नहीं आई। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें रही। एक अच्छी बात ये रही कि आज का वोटिंग जो था, परसेंटेज जितना भी हुआ हो, लोग निकले बाहर, वोट किया, फ्री एंड फेयर तो है, हम कहेंगे ही, साथ ही साथ बिल्कुल पीसफुल वोटिंग पवन जी आज हुई। कहीं कोई झगड़ा नहीं, किसी कैंडिडेट का कोई उलझन नहीं, और कहीं पे कोई ऐसी चीज रिपोर्ट ही नहीं हुई। तो कैसे कहेंगे इसको? ये बिल्कुल एक सही था। कहीं पर भी नहीं तो पहले क्या होता था कि वो जी रिगिंग हो रही है, हाँ, कहीं वो जी वहां पर एक्स्ट्रा जाली वोट डलवा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं, वो वहां पर ऐसा हो रहा है, वो कहीं एक छुटपुट घटना हो सकता है, पर बड़ा, लेकिन बड़े लेवल पे कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। तो एक बहुत अच्छी वोटिंग परसेंटेज जम्मू रीजन में निकल कर आई, और जैसा हमने आपको पहले भी कहा था, थर्ड फेज डिसाइडिंग फैक्टर होगा। आप हमारी बात नोट कर लीजिए। आज 1 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर शाम को हम जब आपसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आखिर जो हमने कहा था यही फेज डिसाइडिंग फैक्टर होगा। कल से हम आपको ये बताएंगे कि जो इतने 40 दिनों से जद्दोजहद दौड़ धूप कर रहे थे, वो नेताओं ने अपना दिन कैसे बिताया। कोई कहीं ना कहीं धर्म स्थलों पे जाकर अब शीश नवाए, या फिर अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स किया, और जो बाकी खबरें हैं वो भी हम आपको निकाल के बताएंगे। और बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि आखिर अपना एग्जिट पोल कब देंगे। तो हमने कहा था जैसा चुनाव आयोग का रूल होता है 72 घंटे पहले, जैसे नेशनल चैनल पे शाम को 6 बजे जो एग्जिट पोल आता है, उसी समय हम भी आपको अपना एग्जिट पोल देंगे, और हमारा एग्जिट पोल एक्यूरेट होगा। क्यों पवन जी? बिल्कुल सटीक होगा। हाँ, तो ये सटीक एग्जिट पोल के लिए इंतजार करते रहिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि जो प्यार आपका चुनाव में मिला है आगे भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पसंद के प्रोग्राम हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आज की चुनावी चालीसा में इतना ही, कल मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।